आज संभल जाएगा एसपी का प्रतिनिधिमंडल, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा संभल। प्रतिनिधिमंडल में 12 लोग शामिल हैं। माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में दरअसल ये डेलीगेशन है जो कि पहुंचेगा संभल। हिंसा की रिपोर्ट अखिलेश यादव को फिर ये डेलीगेशन सौंपेगा। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क भी टीम में शामिल हैं जो कि संभल जाएंगे। ये पूरा डेलीगेशन जाएगा समाजवादी पार्टी का। बर्क पर पुलिस ने हिंसा भड़काने का केस दर्ज किया है। कल ये मामला अखिलेश यादव ने उठाया और आरोप लगाया यूपी सरकार पर कि किस तरह से ये नाकामी सामने आई है। लेकिन आज एक डेलीगेशन जिसमें 12 लोग शामिल हैं समाजवादी पार्टी के, वो जाएंगे संभल इस पूरी घटना का मुआयना करने। संभल में फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव का माहौल बना हुआ है। इलाके की सुरक्षा कड़ी है। पुलिस लगातार वहां फ्लैग मार्च कर रही है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। हिंसा के दौरान जिन 4 लोगों की मौत हुई है उन्हें तमंचे की गोली लगी थी। मुरादाबाद के कमिश्नर आफजनई कुमार ने इसकी पुष्टि भी की है। कल गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल सामने है कि आखिर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। जी हां, सोमवार दोपहर शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। 4.5 घंटे की पूछताछ के बाद उनको छोड़ा गया, सदर को छोड़ा गया जामा मस्जिद के, और उनके आरोपों पर डीएम ने सफाई दी है। क्या कुछ सफाई दी गई है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, गलती तो अब ये मैं तो चूंकि अंदर था, लेकिन गलती, बुनियादी गलती जो शुरू हुई है वो प्रशासन और पुलिस की तरफ से ही हुई है। पुलिस ने ही ये सारी सुनियोजित तरीके से ये कांड करवाया है। हमारे पक्ष में यानी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई तैयारी नहीं थी, ना कोई इत्तला थी, ना कुछ थी। हमने भी तमाम पब्लिक को इत्तला नहीं दी थी, इसी वजह से कि शहर में अमन रहे। लेकिन लोग पूछ रहे हैं फिर इतनी पब्लिक कहाँ से आ गई, इतने पत्थर कहाँ से आ गए? अरे भाई, जब वो भ्रमित हो गए कि ये खुदाई हो रही है इसलिए आ गए, सब इकट्ठे हो गए। और इसने अनुज ने लाठीचार्ज किया, गाली बकी, ठोक देने की धमकी दी, उसकी वजह से सारे लोग इकट्ठे हो गए। जफर साहब ने बोला कि लोगों में यह भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, जबकि किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। आप सोच के देखिए, खुदाई में मिट्टी निकलती है, खुदाई में पानी नहीं निकलता। और जो नाली वो बता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा, उस नाली में पानी रेगुलर बहता है। ऐसा नहीं है कि जो नीचे की नाली है उसमें पानी एक ही दिन बहा था, जिस दिन वजू के टैंक का पानी निकला था, वो निरंतर बहता रहता है। इसके बाद इन्होंने बोला कि वहाँ नाप तोल की गई, जबकि वहाँ किसी प्रकार की नाप तोल नहीं की गई। जब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने वाले थे तो उन्होंने पुनः वजू के टैंक में पानी भर दिया, जिससे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी केवल सूक्ष्म हुई। जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और डीएम को आपने सुना है। अब आपको बताते हैं, संभल हिंसा पर एक्शन में अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों से चाकू और दूसरे हथियार भी बरामद किए गए हैं। देखिए, एक्शन पुलिस का पूरा है। अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी, चाकू और दूसरे हथियार बरामद किए गए हैं। कल जब एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो चाकू भी दिखाया जो कि उपद्रवियों की तरफ से रखा गया था। संभल हिंसा में अब तक 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 6 नामजद, 2500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर है। एफआईआर में 2 प्रभावशाली लोगों का नाम भी है, और जिसमें संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी हैं और विधायक नवाब इकबाल का बेटा सोहेल भी है। तो ये पूरा एफआईआर में बात कही गई है। 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर है, 6 नामजद है, जिसमें 2 आपको बताया कि प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। और वहीं हिंसा मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल अहमद के बेटे को आरोपी बनाया गया है। दोनों का क्या कहना है पूरे मामले पर, सुनिए। खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं मांग करूंगा, सदन में भी इस मसले को उठाऊंगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अपील करना चाहता हूं कि इसमें संज्ञान ले, और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से जिन्होंने हमारे नौजवानों की हत्या की है और सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके, उनके परिवारों को, और आने वाले समय के अंदर कोई संविधान की और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। तो वो जरूर
ज़रूर दिखाएं मुझे, एविडेंस के तौर पर बात करनी चाहिए। मेरा कोई एविडेंस ऐसा नहीं होगा जिससे ये फॉल्ट नज़र आए मेरा कि मैंने कोई भीड़ में या किसी तरह से मैंने लोगों को भड़काने की कोशिश करी है। मैंने आज तक मेरे अपनी लाइफ में, मेरे फादर हैं, यही मेरे नेता भी हैं, मेरे सरपरस्त भी हैं, यही मेरे गुरु भी हैं राजनीतिक, उन्होंने ये समझाया है कि शहर को हमने तस्बीह की तरह पिरो के रखा है और तुम्हें इसी काम में करना है। मैंने हमेशा गरीबों की मदद करी है, मजलूमों की मदद करी है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे बढ़ाया है और वही काम पे हम चल भी रहे हैं। तो हम सब लोग मिलकर शहर को बनाने का काम कर रहे हैं, हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी हुआ है मैं उनसे कहूँगा तो रिव्यू करने की ज़रूरत है इस चीज़ को। कोई गलतफहमी है तो उसको हमें बुलाकर पता करने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा हमें फॉल्ट नज़र आ रहा है, क्या ऐसा है, क्योंकि ये अपने आप में आरोप बहुत बड़ा है कि मैंने ऐसा करा। मैं अपनी ज़मीर की से गवाही नहीं, मेरे ज़मीर से मैं अपने को बताऊँ कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे शहर को या संभल के किसी भी आदमी को मुझसे शर्मिंदगी हो। मैं अपने आप कहता हूँ आई एम नॉट गिल्टी फॉर इट। और संभल जामा मस्जिद विवाद पर याचिका करता है महंत ऋषिराज गिरी और दूसरे धर्मगुरुओं ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। निंदनीय है, पुलिस प्रशासन पर जैसा हमला किया गया वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो बात की गई अचानक से, इतने समय से लोग चुप थे, अचानक से उसको जामा मस्जिद को ये कह देना कि ये हरिहर मंदिर है, कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये इस पे राजनीति हो रही है, आपका क्या कहना है? ये राजनीतिक विषय नहीं है, आध्यात्मिक विषय है। ये आस्था का, श्रद्धा का और विश्वास का विषय है। इस संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई है ये उचित नहीं है और यही डर हम सभी हिंदू और सनातनियों में है कि आज जब 2024 में कोर्ट के आदेश पर अगर जांच करने जाए एजेंसियां तो उसके बाद हिंसा भड़क जाएगी और हिंसा में कई लोग मर जाएंगे। आप कल्पना करिए 2034 में 44 में क्या होगा। जामा मस्जिद नहीं, सभी मस्जिदों की जांच होनी चाहिए और अगर कोई कहता है मंदिर की हो तो मंदिर की भी हो जानी चाहिए। मंदिरों की, मस्जिदों की, चर्चों की अगर कोई जांच होती है तो उसमें विचलित होने की आवश्यकता क्या है। प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि किसी प्रकार के कोई आपराधिक घटना न हो, लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो। संभल में फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन फिर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 30 थानों की पुलिस वहां तैनात है, ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। वहीं इंटरनेट मंगलवार तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। किसी भी बाहरी शख्स की एंट्री पर भी बैन है। मस्जिद इलाके में घरों पर ताले लगे हुए हैं, कुछ लोग अपने घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए। और इस बीच संभल हिंसा के बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। हाथरस पुलिस हाई अलर्ट पर इस वक्त है। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च भी निकाला, कई जगह जगह ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। विशेष तौर पर हिंदू मुस्लिम दोनों की आबादी है यहाँ इस इलाके में और वहाँ पर ज्यादा नजर है। फिरोजाबाद में भी पुलिस इस वक्त अलर्ट पर है। जो सेंसिटिव इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। आप देख रहे हैं तस्वीरें फिरोजाबाद में किस तरह ड्रोन के सहारे निगरानी रखी जा रही है पूरे शहर में। वहीं संभल हिंसा पर लगातार सियासत भी हो रही है। सियासी दलों से लेकर धार्मिक शख्सियत भी बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया है। यूपी को बर्बाद करना उनका संकल्प हो गया है, उनका लक्ष्य हो गया है। कभी मुजफ्फरनगर के दंगे, कभी अलीगढ़ के दंगे, कभी बहराइच के दंगे और अभी संभल के दंगे। बीजेपी आपको ना तो रोजगार दे सकती है, ना महंगाई से राहत और ना ही आपके बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल बना सकती है। वो सिर्फ दंगे दे सकती है, झगड़े दे सकती है, फसाद दे सकती है। देशकर से मुसलमानों को कहूँगा कि वह आईने को ठीक से देखें और दुश्मन कौन, दोस्त कौन, इसको पहचानें। और अगर उनको लगता था कि ये कोर्ट कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तो उनको कोर्ट में ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था, जो कोर्ट का बाइकआउट कर देना चाहिए। अगर उनको पत्थर मारने थे तो अपनी कमेटी को पत्थर मारते, उनको पत्थर मारने थे तो अपने नेताओं को पत्थर मारते। उन्होंने क्यों कोर्ट का रास्ता दिया? तो जिन्होंने पत्थर मारे और जिन्होंने पत्थर मरवाए, इसका मतलब है
वह सब देश की मानवता के, शांति के, इस्लाम की सलामती के घोर दुश्मन हैं। सब लोग जानते हैं कि ऑलरेडी मुल्क में पहले से पार्लियामेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कानून बनाया हुआ है, जिसके की तहत 15 अगस्त 1947 को जितनी भी इबादत गाहें हैं अदर देन बाबरी मस्जिद, जो भी उनका स्टेटस था वो स्टेटस बरकरार रखा जाएगा। उसके बावजूद भी आए दिन बार बार नई नई मस्जिदों के सिलसिले में सर्वे का ऑर्डर आ रहा है। इसको लेकर के मुसलमानों के अंदर काफ़ी बेचैनी है, लिहाजा हम समझते हैं कि अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। और संभल मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। अब आपको सुनवाते हैं TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत करते हुए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संभल हिंसा पर क्या कुछ कहा। ओवैसी साहब, सबसे पहले तो संभल हिंसा पर आपका व्यू क्या है? ये मामला बहुत बढ़ चुका है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई सारे लोगों पर FIR हो चुकी है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं कि ये यूपी गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार की तरफ से ये पूरा मंसूबा बनाया गया और उन्हीं के इस नापाक मंसूबे की वजह से आज संभल जल रहा है। और बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि लोकल कोर्ट में एक केस डाला जाता है। देखिए, ये जो चंदोसी की जो जामा मस्जिद है, आज़ादी से पहले भी इस तरह के 2 केस डाले गए थे, तो वो केस हार गए जो भी डालने वाले थे। मुल्क को आज़ाद होकर 75 साल हो रहे हैं, संविधान हमने अपने आप को दिया, और 75वें साल में कोई आकर ये कहता है कि नहीं ये मस्जिद नहीं है, ये किसी और जगह पर इसको मस्जिद को बना दिया गया है। और अफसोसनाक बात यह है कि एक ही दिन में कोर्ट बग़ैर किसी को सुने, ठीक है वो उसमें कोर्ट के पास इख्तियार है, मगर कोर्ट को ये चाहिए था कि वो उस मस्जिद कमेटी को बुलाते, उनको मौका देते। भाई 75 साल में कोई चीज़ नहीं बदली वहाँ पर, और अचानक ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो मस्जिद नहीं है। जो 5 लोगों की मौत हुई है वो एक दूसरे को मार लिया अपने आप को। कौन मारा उनको बताइए? नहीं तो पुलिस के वीडियोज है फायरिंग के। असदुद्दीन ओवैसी जी, मैजिस्ट्रेट सारी दुनिया देख रही है। मैजिस्ट्रेट ये कह रहे हैं कि उसमें से 3 लोगों की मौत में 2 लोगों की मौत कंट्री मेड पिस्टल से हुई, वो ये भी कह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कंट्री मेड हथियार जो है कट्टा जिसको कहते हैं, वो मैन इन यूनिफॉर्म के पास नहीं रहता है क्या? कौन प्रूफ करेगा इसको? ये बीजेपी ये चाहती है कि भारत की हर चीज को, जो भारत की खूबसूरती है, उसकी डाइवर्सिटी है, उसका प्लुरलिज्म है, उसको बदला जाए। वही काम बीजेपी तो कर रही है। जो उनकी आइडियोलॉजी है आरएसएस की, जो गोलवालकर ने कहा, जो उनके तमाम सरसंघचालक ने कहा, उस आइडियोलॉजी को अमली जामेनामा पहना रही है बीजेपी। संभल के जामा मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन और संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने TV9 भारतवर्ष पर क्या कहा है, आपको ये भी दिखाते हैं। विष्णु शंकर जैन, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कोर्ट ने जब एक बार सर्वे का आदेश दिया था तो दूसरी बार सर्वे क्यों हुआ? क्या ये उकसाने की साजिश थी? क्यों वहां पर गए? और जब इस मामले का फैसला आजादी से पहले 2 बार मुकदमे हुए और दोनों बार खिलाफ गया, तो बार बार वहां मंदिर क्यों ढूंढा जा रहा है? विष्णु शंकर जैन, पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, अगर उनको उस आदेश का कंप्लायंस नहीं करना है, नहीं मानना है, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए और स्टे लीजिए। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में सर्वे का ऑर्डर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं हो रहा है वहां पे सर्वे। अगर जब कोर्ट ने 19 नवंबर को ऑर्डर दिया था, आपको किसने रोका था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना जाके उसको रोकने के लिए और स्टे करने के लिए? पहली बात। और दूसरी बात, ओवैसी साहब ने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने झूठ कैसे बोला कि मैं वहां पे जब जा रहा था तब जय श्री राम के नारे लग रहे थे? मैं आपको कुछ टाइमलाइन बताना चाहता हूं गौरव जी। सुबह 6:30 बजे मैं कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचा हूं, सुबह 6:30 बजे 24 तारीख को जब सर्वे होना था, और मेरे साथ जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं वो मौजूद थे, केंद्र सरकार राज्य सरकार के वकील मौजूद थे, डीएम एसपी एसडीएम सीओ मौजूद थे। हम सारे लोग एक साथ सर्वे करने गए सुबह 7:30 बजे, और जफर अली साहब मौजूद थे, और आपने वो एरिया कॉर्डन ऑफ था। और जब मैं लौट रहा हूं 11 बजे, तब एक सेफ पैसेज मिला क्योंकि चारों तरफ से बल्बा और पथराव हो रहा था, और आप उसको बोल रहे हो कि विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए जिसकी वजह से दंगा हो गया।
कितना बड़ा झूठ बोल सकते हो आप? जो लौटने का वीडियो है उसको आप जाने का वीडियो बता रहे हो। और रहमान बख्श, सबसे बड़ा तो आरोप आप पर यही है कि आपने हिंसा फैलाई, लोगों को उकसाया संभल में। बताइए क्या कहेंगे? इसमें सीधे सीधे जो लोग जिम्मेदार हैं वो पूरा पुलिस प्रशासन है जो इस घटना को अंजाम दिया है। और इसमें उनकी लापरवाही और नाकामी को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने, और कि सिर्फ मैं अपने क्षेत्र के लोगों की इस मामले में मदद नहीं कर सकूं, इस वजह से ये झूठा केस मेरे ऊपर रजिस्टर्ड किया है। और जिस दिन कल की ये घटना है उस दिन मैं ऑलरेडी संभल नहीं, मैं बेंगलोर के अंदर था, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग को अटेंड करने के लिए गया था। उन्हें लाठीचार्ज करा और उन पर गाली गलौज करी। जब लाठी से ज़्यादा घायल हो गए तो चंद लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हुआ, कुछ लोगों ने पत्थर चलाया होगा, उसके एवज में तुरंत, बगैर इतना तो किसी बड़े से बड़े क्रिमिनल के साथ नहीं होता कि तुमने उठाई और एकदम से बंदूक उठा के गोली चला दी। तो जियाउर रहमान बर्क को आपने सुना और विष्णु शंकर जैन को आपने सुना। अब संभल हिंसा पर एक और बड़ी खबर, एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। साजिश के तहत पत्थरबाजी की गई, ये एफआईआर में है। भीड़ ने पुलिस पर फायरिंग की, एफआईआर में ये बात भी कही गई है। पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की गई उपद्रवियों के जरिए, एफआईआर में ये भी है। इस एफआईआर की कॉपी को आप देख रहे हैं जो TV9 भारतवर्ष के पास है। समझाने पर भी भीड़ नहीं मानी, ये भी एफआईआर में कहा गया। तो पुलिस का जो वर्जन सामने आया है, जो एफआईआर में बातें कही गई हैं कि हथियार छीनने की कोशिश की गई, नुकीला हथियार वहां पर रखा हुआ था, वो भी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। और ये पूरी साजिश रही, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत पत्थरबाजी की गई, जो तस्वीरें देखी पूरे देश ने। उसके बाद जो एफआईआर में बातें कही गई हैं, वो बड़ी बात से खुलासा ये हुआ है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, जानबूझकर पत्थर इकट्ठा किए गए और पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, पुलिस पर फायरिंग की गई। भीड़ ने पुलिस पर फायरिंग की और फिर पुलिस की तरफ से ये एक्शन देखने को मिला। हथियार छीनने की भी पुलिस से कोशिश की गई, समझाने पर भी भीड़ नहीं मानी। पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए समझाया भी, लेकिन भीड़ नहीं मानी। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि भीड़ ने सबूत मिटाने तक की कोशिश की। सीसीटीवी जो इलाके में लगे हुए थे उसे तोड़ने की भी कोशिश की गई। और पुनीत शर्मा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, एफआईआर में बहुत बड़ी बातें कही गई हैं, जिसपे पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि वहां के जो सीसीटीवी थे उसे तोड़ने तक की कोशिश की गई, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। हमने समझाया लेकिन मानी नहीं भीड़ और बेकाबू होती चली गई। उनके हाथ में नुकीला हथियार भी था। संभल हिंसा के मामले में TV9 भारतवर्ष के हाथ एक्सक्लूसिव एफआईआर नंबर 2 लगी है। इसमें पूरे मामले में 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं और जो एफआईआर दर्ज की गई हैं उसमें सांसद शफीकुर रहमान बर्क सबसे पहले नंबर पे हैं, यानी उनके खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है। यानी कि आरोपी नंबर 1 जो है वो सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं। इसके अलावा जो और नाम हमारे सामने आए हैं उनमें गुलबदीन, सुल्तान, हसन, मुन्ना, फैजान, समद और इनके साथ सैकड़ों अज्ञात लोगों के नाम भी शामिल है। पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा इसमें किया गया एफआईआर में कि किस तरीके से 12:35 पर तकरीबन 150 से 200 लोगों की जो भीड़ है वो सबसे पहले इकट्ठा होती है और उसके बाद सीसीटीवी को सबसे पहले तोड़ने का काम किया जाता है ताकि किसी भी दंगाई और हिंसक शख्स का चेहरा उस सीसीटीवी में कैद ना हो। और उसके बाद जो है पुलिस वालों की जो हथियार है उनको लूटने की कोशिश की जाती है और इसी में 9mm की पिस्टल जो पुलिस वालों की थी उसको लूट लिया गया। 10 राउंड मैगजीन जो थी उनको भी लूट लिया गया है। इसके अलावा जो कई पुलिसकर्मी हैं उनको भी पूरे मामले में घायल किया गया। भीड़ ने हाकी डंडे और पत्थरों से भी पुलिस को जान से मारने की नीयत से खुलासा किया था। तो ये एक्सक्लूसिव एफआईआर TV9 भारतवर्ष खुलासा कर रहा है इस वक्त कि इस पूरे हिंसा के मामले में संभल में जो सबसे पहले आरोपी नंबर 1 बनाए गए हैं वो शफीकुर रहमान बर्क हैं। इसके अलावा जो स्थानीय विधायक हैं उनके बेटे सोहेल को भी आरोपी बनाया गया है। 27 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले में 2500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस शांति बनाने की कोशिश कर रही है। पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया गया है, पीएससी को जगह जगह पर तैनात किया गया है। स्कूल आज से खुल रहे हैं, जिंदगी को पटरी पर लौटा
उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल इंटरनेट को बंद कर दिया गया और 30 नवंबर तक कोई भी बाहरी शख्स या कोई प्रतिनिधि डेलीगेशन अभी संभल में एंट्री नहीं कर सकता। पुलिस लगातार जो माहौल है उसको शांति कायम करने की लगातार कोशिश कर रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं पुनीत शर्मा इस वक्त हमें कि एफआईआर में क्या कुछ डिटेल हैं। जो स्थानीय विधायक के बेटे हैं उन्होंने भड़काने की, उकसाने की कोशिश की, भीड़ को उकसाने की कोशिश की। ये तक कहा गया कि जो स्थानीय सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनकी तरफ से वो हमारे साथ हैं और भड़काने की कोशिश की गई और भीड़ सुन नहीं रही थी, तभी पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनीत जानकारी देने के लिए इस एफआईआर के बारे में संभल हिंसा पर। तो राजस्थान के उदयपुर के पूर्व राजघराने के परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे झगड़े ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। उदयपुर के सिटी पैलेस और विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। विश्वराज सिंह राज तिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर धूनी के दर्शन करने जाना चाहते थे, लेकिन सिटी पैलेस में रहने वाला उनके चाचा के परिवार ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। महल में जाने की अनुमति नहीं मिलने पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक पुलिस का घेरा तोड़कर सिटी पैलेस के गेट पर पहुंचे। इस दौरान सिटी पैलेस के अंदर से पत्थर बरसने लगे। पथराव के बाद मौके पर माहौल गर्मा गया। पथराव में कुछ लोगों को चोट भी लगी है। तो ये देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा, संघर्ष चलता रहा और ये देखिए किस तरीके से काफी तादाद में लोग सिटी पैलेस के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और उस दौरान पत्थर भी चलाए जा रहे थे। तो काफी देर तक हंगामा इसी तरीके से होता रहा। दरअसल राजघराने में ये वर्चस्व की जंग है जो इस वक्त चल रही है। आपको बताते हैं पूरा विवाद क्या है। उदयपुर में राजघराने के सदस्यों के बीच वर्चस्व की ये जंग है। आपको समझाते हैं पूरा विवाद क्या है। चित्तौड़गढ़ में विश्वराज मेवाड़ के राज तिलक की रस्म हुई और राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह धूनी दर्शन करने गए। विश्वराज के चाचा अरविंद सिंह सिटी पैलेस बंद उन्होंने करा दिया। व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन से भी फिर मदद मांगी गई। पुलिस ने विवाद को रोकने के लिए बैरिकेडिंग वहां पर उस इलाके में कर दी। विश्वराज समर्थकों के साथ सिटी पैलेस तक पहुंच गए और फिर विश्वराज समर्थकों और सिटी पैलेस के बीच में पथराव की स्थिति बनी और प्रशासन ने एक्शन लेते हुए विवादित जगह को कुर्क कर दी है और इसको जब्त कर दिया है। पूरे हालात पर उदयपुर के जो कलेक्टर हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको सुनवाते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस के प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है और अभी बिल्कुल स्थिति सामान्य और लोग यहाँ से निकलने शुरू हो गए। और देखिए एक और अहम जानकारी मिल रही है। विश्वराज सिंह आज नहीं कर सकेंगे धूनी के दर्शन। धूनी वाली जगह को कब्जे में लेगा प्रशासन। बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगाई गई है। बाहरी लोग भी एंट्री नहीं ले पाएंगे और फिलहाल जो धूनी वाली जगह है वो प्रशासन के कब्जे में रहेगी। इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी ध्वज आर्य, सीधे उनका रुख करेंगे। ध्वज, अभी वहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि अब ये क्लियर कर दिया गया है प्रशासन की ओर से कि धूनी वाली जगह अब उनके अंडर में रहेगी, वहीं जो बाहरी लोग हैं वो भी एंट्री नहीं ले सकेंगे और सबसे बड़ी बात विश्वराज सिंह भी धूनी के दर्शन नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, देखिए कल रात की जो घटना हुई उससे सबक लेते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस का जो काम है, पुलिस ने अभी जो है ये बैरिकेडिंग की गई और ये बैरिकेडिंग सबसे बड़ी बात ये है कि 6 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। ये आप देख सकते हैं, ये जेड शेप में यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासन के लोग जा सकते हैं और यहाँ से ठीक 50 मीटर दूर जो आपको झंडा दिखाई दे रहा है ये सिटी पैलेस का झंडा है और यहाँ से 50 मीटर की दूर पे 3 बैरिकेडिंग और लगाई गई है। यानी कि जो पुलिस प्रशासन है अब जो इन्होंने जो कुर्की की कार्रवाई की थी धूनी वाली जगह पर उसको अब कब्जे में लेगा प्रशासन। यहाँ से लेकर जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये जगदीश मंदिर है, यहाँ से लेकर सिटी पैलेस के जो धूनी वाली जगह है इस पूरी जगह को कब्जे में लेगा और उसके बाद में जो है प्रशासन की मौजूदगी में ही विश्वराज सिंह जाएंगे और उसके बाद में दर्शन करेंगे। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि आज जो है विश्वराज सिंह यहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि प्रशासन अपना काम करेगा। पूरी तरीके से पुलिस की जो टीमें हैं वो तैनात है,
300 के आसपास में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। टीयर गन उनके पास में, यानी कि इनको ये लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, उसके लिए जो पुलिस बल है पूरी तरीके से तैनात है, मुस्तैद है। उसके साथ साथ में यहाँ पर वाटर कैनन मशीन है जो पीछे वाली गली में खड़ी हुई है पास में ही, और पूरी तरीके से यहाँ तैयारी कर ली गई है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि महाराणा प्रताप के वंशज का राज तिलक हुआ हो और राज तिलक होने के बाद में धूनी के दर्शन नहीं कर पा रहे हो, तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है। दो घराने हैं, दो पूर्व राज परिवार हैं, इनके बीच में जो झगड़ा है वो सड़कों पर उतर आया है। बिल्कुल, राजघराने की लड़ाई अब सड़क पर देखने को मिल रही है। तो जो जानकारी आप दे रहे हैं आगे भी आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए। तो प्रशासन और पुलिस दोनों ही मुस्तैद है। बैरिकेडिंग की गई है सिटी पैलेस के आसपास के इलाकों की, ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बड़ी खबर यह कि आज इस्तीफा देंगे एकनाथ शिंदे। सुबह 11 बजे सीएम पद से इस्तीफा देंगे औपचारिक रूप से, और नए सीएम के नाम का ऐलान आज ही संभव है। जो जानकारी मिल रही है इस वक्त खबरों में कि आज ही ऐलान किया जाएगा नए सीएम के नाम का। और हमारे संवाददाता कुमार कुंदन को सूत्रों से यह पता चला है कि 5 साल के कार्यकाल में बारी बारी से तीनों नेता यानी कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार सीएम बन सकते हैं। फॉर्मूला होगा 2-2-1 का, मतलब कि 2 साल बीजेपी, 2 साल शिवसेना और 1 साल एनसीपी का कैंडिडेट मुख्यमंत्री होगा। हालांकि इसमें एक और पेच है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि फॉर्मूला 2-2-1 साल नहीं बल्कि 2.5 साल का होना चाहिए। मसलन पिछली बार जो फॉर्मूला बना था उस हिसाब से 2.5 साल बीजेपी और 2.5 साल शिवसेना का सीएम होना तय हुआ था, तो उस हिसाब से मुख्यमंत्री घोषित किया जाना चाहिए। हालांकि अंतिम फॉर्मूला क्या होगा ये तो आधिकारिक ऐलान के बाद ही पता चल पाएगा। और आपको ये भी बता दें कि शिंदे गुट की दलील क्या है। शिवसेना के विधायकों का ये मानना है कि बीजेपी का बिहार वाला मॉडल महाराष्ट्र में लागू करना चाहिए। जैसे बीजेपी ने ज्यादा सीट होने के बावजूद बिहार में पॉपुलर फेस के आधार पर नीतीश कुमार को सीएम बनाया, उसी आधार पर यह पद एकनाथ शिंदे को मिलना चाहिए, क्योंकि शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। शिंदे गुट ने दूसरा उदाहरण हरियाणा का भी दिया है। जैसे हरियाणा में नायब सिंह सैनी के कामकाज के आधार पर चुनावी जीत हासिल की गई, उन्हें फिर से सीएम बनाया गया। वैसे ही लाडकी बहन और दूसरी लोक लुभावन योजनाएं शिंदे की अगुवाई में लागू हुई और जीत भी मिली, तो फिर सैनी की तरह शिंदे को ही सीएम पद का उपहार मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम पद पर शिंदे गुट दावा ठोक रहा है, तो वहीं बीजेपी मिलजुल कर फैसला लेने की बात कर रही है। देखो, महायुति के लीडर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब होना चाहिए। हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को लग रहा है, क्योंकि हमारे पार्टी के वो नेता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या पर देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया, वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, ये हमें विश्वास है। हमारी पार्टी की क्लियर भूमिका है। जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी जी है, अमित भाई है, नड्डा जी है, हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे देवेंद्र जी, एकनाथ जी और अजीत दादा, ये तीनों नेता है। ये सक्षम है निर्णय करने के लिए। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में निर्णय नहीं है उसकी बात मैं नहीं कर सकता। जो अधिकार क्षेत्र केंद्रीय नेतृत्व का है, हमारे मोदी जी का, अमित भाई है, सब लोग करेंगे। आप लोग वेट करिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर पश्चिम बंगाल से है। एक बड़ी खबर ये कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की मांग कर दी है। कल्याण बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की मांग की है ममता बनर्जी को। ये कहा गया है कि कांग्रेस अपना अहंकार त्याग दे, ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता मान ले। আশা করেছিল তাদের মাটির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, তারা আবার কি জানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া পশ্চিমবাংলায় কিছু নেই, বিরোধী দলে কিছু নেই। মানুষের ভরসা, মানুষের বিশ্বাস, মানুষের আস্থা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই 6-0 আগামী দিনে দেখবেন পশ্চিমবাংলায় কোনো বিরোধী দলনেতাও হবে না, 30টা সিটও পাবে না। তবে এর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, যখন সারা ভারতবর্ষব্যাপী কংগ্রেস যখন পিছিয়ে পড়ছে, যারা অন্যান্য রাজনৈতিক দল, বিরোধী দল যখন পিছিয়ে পড়ছে, তখন তাদের ইগো ছেড়ে দিয়ে, তাদের সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে, তাদের
দলের অস্তিত্ব রেখে ইন্ডিয়া জোট হিসেবে সমস্ত বিরোধী দলের জোট হিসেবে জোটের নেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে নিয়ে আসা উচিত। और अब बात चीन के उस डर की जिसने शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। विस्तारवाद चीन का सबसे बड़ा सपना है। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए चीन कुछ भी करना चाहता है, लेकिन चीन के विस्तारवाद पर ब्रेक लग गया है। चीन को सबसे बड़ा डर अमेरिका में अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम से लग रहा है। आखिर ट्रंप की नई टीम से चीन के होश क्यों उड़ गए हैं? ट्रंप के भरोसेमंद इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी जैसे लोगों ने चीन की टेंशन कैसे बढ़ा दी है, दिखाएंगे आपको रिपोर्ट। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से क्यों मच गई है चीन में खलबली? ट्रंप की नई टीम से क्यों बौखला उठा है ड्रैगन? आखिर क्यों ट्रंप की कैबिनेट से चीन की सरकार टेंशन में आ गई है? आखिर ट्रंप की नई टीम से किस बात को लेकर चीन डरा हुआ है? चीन की सरकार और रणनीतिकार ट्रंप की कैबिनेट में शामिल होने वाले कुछ सदस्यों को लेकर अभी से क्यों घबराए हुए हैं? ट्रंप की नई टीम को लेकर ड्रैगन के डर का पोस्टमार्टम जब आपके सामने होगा तो आप देखेंगे कि ट्रंप की टीम कैसे चीन के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करने वाली है। अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सत्ता भी नहीं संभाली है, लेकिन उससे पहले ही चीन में ट्रंप की कैबिनेट को लेकर हड़कंप मच गया है। चीन के रणनीतिकार जिनपिंग सरकार को ट्रंप की इस नई टीम से लगातार आगाह कर रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले ही चीन की परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि जब ट्रंप सत्ता संभालेंगे तो चीन के लिए कई समस्याएं तो बढ़ेंगी ही, उसके साथ ही ट्रंप के नए डिपार्टमेंट से भी ड्रैगन को मुश्किलों का सामना करना होगा। चीन के सलाहकारों ने बीजिंग सरकार को खबरदार किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल में उनकी टीम में शामिल सबसे चर्चित शहरों में अरबपति एलन मस्क और भारतीय मूल के उद्यमी विवेक रामास्वामी की टीम चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। तो क्या अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, रणनीतियां और योजनाएं चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने जा रही हैं? जानकारों का मानना है कि ट्रंप के कार्यकाल में चीन को पहले से भी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। गौर करने वाली बात यह है कि जिनपिंग सरकार के लिए यह चेतावनी चीन सरकार के एक नीति सलाहकार ने ही दी है। चीन के नीति सलाहकार झेंग योंगनियान ने ट्रंप की नई टीम को लेकर चीन के लिए ये आशंकाएं जताई हैं। झेंग योंगनियान के अनुसार ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा एलन मस्क और विवेक रामास्वामी की टीम होगी। चीन के नीति सलाहकार का यह भी मानना है कि एक अधिक कुशल अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली चीन पर भारी दबाव डालेगी। चीन पर सबसे बड़ा दबाव अमेरिका के भीतर होने वाले राजनीतिक बदलावों से आ सकता है। ये दबाव सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि अन्य देशों, खासकर यूरोप तक भी होगा। ऐसे में चीन को ट्रंप कैबिनेट के खिलाफ जवाबी उपाय खोजने चाहिए। आपको बता दें कि ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को एक नए सरकारी विभाग डोज यानी डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की अगुवाई करने के लिए नामित किया है। ट्रंप कैबिनेट में शामिल होने वाले इन दोनों सदस्यों ने पहले ही कई नियमों को खत्म करने और सरकारी कर्मचारियों की संख्या को कम करने की योजना बना ली है। चाइना को सबसे बड़ी चिंता ये है एलन मस्क और रामास्वामी की जो कमेटी है उससे, कि ये लोग दोनों मिलके जो रिफॉर्म लाएंगे अमेरिकन सरकार में, उसके चलते अमेरिकी सरकार यानी कि अमेरिका की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेहतर हो जाएगी, जो कि चाइना चाहता है कि गड़बड़ाती रहे। स्टेबल कर देंगे ये लोग, और उसके अलावा अमेरिकी डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी के लिए भी ये स्ट्रेंथन कर देंगे, जबकि चाइना ये चाहता है कि अमेरिकी डॉलर कमजोर हो।
20 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिका की बागडोर संभाल लेंगे। यानी अमेरिका में ट्रंप 2.0 के शुरू होने में अब 1.5 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में ट्रंप की नई कैबिनेट में शामिल होने वाले एलन मस्क और विवेक रामास्वामी की चुनौतियों से निपटने के लिए चीन की सरकार ने अभी से कई मोर्चों पर तैयारियां शुरू कर दी।